नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्त, सभी साथी, सारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो सभी ठीक होंगे, सभी के परिवार वाले ठीक होंगे, सभी बेहतरीन तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से सबसे ज़बरदस्त हरियाणा जीके की क्लास लेके आया हूं। आप मेरे साथ में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट भी करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो देख लेना तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर मत करना, ताकि ये ही वीडियो यदि कोई दूसरे देख लेंगे तो आप में और दूसरे में फर्क क्या हो जाएगा, बहुत ओनर हो जाएंगे वो भी और आप भी। तो आप यदि ये चाहते हो कि सारी जानकारी हमारे पास में हो और इस जानकारी से अधूरे रहें तो आप इस वीडियो को खुद देखने के बाद शेयर करना ही मत, और आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, क्योंकि हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब आपके मन में, आपके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि इतना ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे तो आज की इस वीडियो का मुख्य टॉपिक क्या है, या इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके के कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों हम हरियाणा जीके का वो टॉपिक कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, ब्रीडिंग सेंटर प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे, और आज हम हरियाणा के अंदर हिरण उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, चिड़ियाघरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही शानदार, बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विशेष रूप से दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर नेशनल पार्क और अपने पास में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनके बारे में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन आता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में फर्क ही क्या होता है। नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्यों से कैसे अलग होते हैं, या इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर घूम सकता है, लेकिन नेशनल पार्कों में बिना अनुमति के कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि नेशनल पार्क है ना, इन नेशनल पार्कों के अंदर कोई भी चरवाहा अपने मवेशी लेकर, भेड़ बकरी इनको लेकर कोई भी चरवाहा अंदर नहीं जा सकता बिना अनुमति के नेशनल पार्कों में, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में किसी भी प्रकार से घूमता है। प्यारे साथियों मैं आपसे बता दूं कि वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर से कोई भी किसी भी प्रकार का वृक्ष काट सकता है, लेकिन ऐसा नेशनल पार्क के अंदर नहीं कर सकता बिना अनुमति के। तो ये कुछ अंतर हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा के जो नेशनल पार्क हैं, उन नेशनल पार्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में टोटल नेशनल पार्क 109 है। भारत में टोटल नेशनल पार्क 109 है, 109 है। जिसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क का जिक्र किया जाए तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है तो आप बता देना दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। भारत में टोटल नेशनल पार्कों का जिक्र किया जाए तो 109 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से अपने पास में एक नेशनल पार्क का नाम आता है जिसका नाम है हेमिस। और ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहीं पर अपने पास में क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो सबसे छोटे नेशनल पार्क का जिक्र किया जाए तो न्यू साउथ बटन ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और ये न्यू साउथ बटन जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर स्थित है।
भारत के अंदर टोटल 109 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक हेमिस नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में है। एक अपने पास में न्यू साउथ बटन आइलैंड के नाम से नेशनल पार्क है, और ये न्यू साउथ बटन आइलैंड के नाम से जो नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो आप बता देना, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर ये नेशनल पार्क स्थित है। ध्यान रखें बड़े जबरदस्त तरीके से। अब हम आते हैं कि भारत में 109 नेशनल पार्क है, उसमें से 2 नेशनल पार्क दोस्तों हरियाणा में भी पड़ते हैं। भारत के अंदर 109 नेशनल पार्क हैं। 109 नेशनल पार्कों में 2 नेशनल पार्क, 109 नेशनल पार्क हैं भारत में, तो 2 नेशनल पार्क अपने पास में हरियाणा में भी पड़ते हैं। भारत के अंदर कुल नेशनल पार्कों की संख्या 109 है, तो 2 हरियाणा के अंदर है। जिसमें अपने पास में जो बहुत ही शानदार पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है, एक अपने पास में नाम आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके सारे पॉइंट पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और एक अपने पास में नाम आता है दोस्तों कलेसर नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क अपने पास में हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एक कलेसर नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपन जिक्र करेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो आज हम पहले नेशनल पार्क या हरियाणा के पहले नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास में दोस्तों नाम आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क का। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं, तो दोनों सेम माप तोल के तो बना नहीं रखे, एक इनमें से बड़ा है तो एक छोटा है। हरियाणा का छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों आप बताएंगे, हरियाणा का छोटा नेशनल पार्क सुल्तानपुर है। और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो दोस्तों आप बता देना, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गुरुग्राम, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कहां पर स्थित है? गुरुग्राम। एक्चुअल में इस नेशनल पार्क के अंदर जितने भी पॉइंट बनेंगे, अब इनका जितना भी डाटा है वो मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, बस आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक आप देखना जरूर। भाई पहले ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य था, और उससे पहले ये सुल्तानपुर झील हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, सुल्तानपुर जो झील है ना, सुल्तानपुर झील, इस सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में की गई थी। और 1971 में इस सुल्तानपुर झील की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे, पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर झील की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। आपको वीडियो पसंद आ रही तो साथ के साथ में शेयर मत करना, बस लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। सुल्तानपुर झील की खोज कब की गई थी? तो आप बता देना, 1971 में सुल्तानपुर झील की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर जो गुरुग्राम के अंदर है, इस झील की खोज 1971 के अंदर पीटर जैक्सन ने की थी। अगले साल 1972 में, अगले साल 1972 में इसे भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, अगले साल 1972 में इसे भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर, भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सुल्तानपुर जो झील हुआ करती थी, जिसकी खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, उस सुल्तानपुर झील को 1972 में भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर पक्षी अभ्यारण्य बना दिया जाता है। सुल्तानपुर जो झील थी उसे पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया गया था? तो आप बताएंगे 1972 में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस नाम से बना था? डॉक्टर सलीम अली, जो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे, उसके नाम पे बना था। लेकिन क्वेश्चन इसी के साथ में यह भी खड़ा होता है कि सुल्तानपुर झील को जलीय जीवों के लिए, सुल्तानपुर झील को जलीय जीवों के लिए, सुल्तानपुर झील को जलीय जीवों के लिए कब आरक्षित किया गया था या कब चुना गया था? तो बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। सुल्तानपुर झील को जलीय जीवों के लिए, जो वाटर वाले जीव है, पानी में रहने वाले जीव है, उनके लिए कब आरक्षित किया गया था? 1972 में ही किया गया था। एलओसी कब खींची थी? 1972 में। भारत में हरियाणा में संपूर्ण परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में। भारत में डाक पिंजौन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम में कब बना था? 1972 में। और सुल्तानपुर झील को दोस्तों, सुल्तानपुर झील को जलीय जीवों के लिए कब घोषित किया गया था? तो आप बता देना, 1972 में इसे जलीय जीवों के लिए घोषित किया गया था।
एक बार मैं ऊपर की थोड़ी सी चीज़ें हटा रहा हूं क्योंकि जिक्र सुल्तानपुर का हो रहा है, तो इसलिए मैं चीज़ें हटा रहा हूं। लेकिन भाई साहब धीरे धीरे वक्त बदलता है, वक्त बीतता है और एक ऐसा समय आता है कि सुल्तानपुर जो झील हुआ करती थी ना, सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य था, इसे सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है, नेशनल पार्क का। और ये सुल्तानपुर सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य था, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना था दोस्तों? 1991 के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना था। आपको मालूम होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र भी 1991 में बना था। आपको मालूम होना चाहिए कि महम जो चीनी मिल है रोहतक में, वो 1991 के अंदर ही बनी थी। और चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी 1991 में ही बनाई थी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो अपने पास में नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये 1991 में बना था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का और जिक्र किया जाए तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा राज्य का सर्वप्रथम इको पार्क, हरियाणा राज्य का सर्वप्रथम इको पार्क कहां स्थापित किया गया था? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। हरियाणा राज्य का सर्वप्रथम इको पार्क कहां बनाया गया है या कहां स्थापित किया गया था? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। हरियाणा राज्य का एकमात्र वॉच टावर, हरियाणा राज्य का एकमात्र वॉच टावर कहां स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है कि हरियाणा राज्य का सर्वप्रथम इको पार्क कहां स्थापित किया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। हरियाणा राज्य का एकमात्र वॉच टावर कहां स्थापित किया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। लेकिन ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये जो सुल्तानपुर गांव का नाम है वैसे, ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है भाई साहब, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? कौन से पक्षियों के लिए फेमस है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना भाई, ये अपने पास में फेमस है कौन से पक्षियों के लिए? तो आप बता देना साइबेरियन सारस के लिए। अरे साइबेरियन सारस के लिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है। दोस्तों आप किसी से कमजोर नहीं हो, और आप भी, जो कोई और व्यक्ति एग्जाम क्लियर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और आप मेरे साथ में बने रहो, बस एग्जाम तो चुटकियों में बखेर देंगे। ध्यान रखना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये विशेष रूप से साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस पता है कहां से आते हैं? साइबेरिया रूस से आते हैं ये पक्षी, साइबेरिया रूस से। ध्यान रखना, साइबेरियन सारस है, ये साइबेरिया रूस के पक्षी है। और इनको भाई साहब ठंड पसंद है। जैसे ही भारत के अंदर, उत्तर भारत में या भारत के अंदर शीत ऋतु आती है, सर्दियों का दिन आता है, तो ये पक्षी साइबेरियन रूस से आ जाते हैं उत्तर भारत में। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, गर्मियों का आगमन होता है, ये पक्षी वापिस चले जाते हैं शीत ऋतु के अंदर। इनको ठंडी पसंद है ओनली, ये पक्षी गर्मियों में रह ही नहीं सकते। जैसे बेबी को बेस पसंद है, इन पक्षियों को ठंड पसंद है। ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना कि ये पक्षी साइबेरियन सारस है, ये शीतकालीन पक्षी है, शीत ऋतु के पक्षी है। और जब शीत ऋतु आती है तो ये पक्षी आते हैं। और हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में ये पक्षी कहाँ आते हैं? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के ऊपर आते हैं। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वहाँ ये पक्षी आते हैं। तो ध्यान रखना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए भी फेमस है। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है। भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है। लेकिन जिनमें से पक्षियों की 500 प्रजातियां कहां पर मिलती है? तो दोस्तों आप बताएंगे हरियाणा में। पूरे भारत का ओवरऑल जिक्र किया जाए तो भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है। और 1250 प्रजातियों में से 500 प्रजातियां हरियाणा में मिलती है। और पक्षियों की 500 प्रजातियों में से दोस्तों 250 प्रजातियां, पक्षियों की 500 प्रजातियों में से दोस्तों 250 प्रजातियां हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर मिलती है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क का एक पॉइंट और खड़ा हो गया, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ना, इसे रामसर साइट में कब जोड़ा गया था? इस सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, इसे रामसर साइट में कब जोड़ा गया है?
तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क को दोस्तों रामसर साइट में कब जोड़ा गया है? तो 14 अगस्त 2021 में जोड़ा गया है। 14 अगस्त 2021 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको रामसर साइट में कब जोड़ा गया है? तो 14 अगस्त 2021 में। 14 अगस्त 2021 के अंदर सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है इसे रामसर साइट में जोड़ा गया है। एक्चुअल में रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट क्या होती है? अरे वो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, वो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, या वो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि जो पूरे विश्व के अंदर फेमस होती है, पूरे विश्व में। या एक लाइन में एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, वो आर्द्र भूमि, वो वेटलैंड एरिया जो पूरे विश्व में फेमस है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उन्हें ही हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। अरे वो आर्द्र भूमि जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, वो वेटलैंड एरिया जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, उन्हें हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। तो हरियाणा का 2 स्थान रामसर साइट में जोड़ा गया था। एक अभी थोड़ी देर में बताएंगे, अभी आप मेरे साथ में बने रहो। और एक अपने पास में है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर को रामसर साइट में दोस्तों कब जोड़ा गया था? 14 अगस्त 2021 के अंदर सुल्तानपुर को रामसर साइट में जोड़ा गया था। तो मैं मानता हूं कि आपने सुल्तानपुर नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे वो आपने अच्छे तरीके से नोट भी किए होंगे, जबरदस्त तरीके से आपने पढ़े होंगे। प्यारे साथियों मेरे साथ में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो बड़ी ही शानदार, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, वीडियो बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद में अपने पास में सेकंड जो नेशनल पार्क आता है, दूसरा जो नेशनल पार्क अपने पास में, उसमें नाम आता है दोस्तों कलेसर नेशनल पार्क। दूसरा अपने पास में नाम आता है एक नेशनल पार्क का नाम है, जिसका नाम क्या है अपने पास में? कलेसर नेशनल पार्क है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कलेसर। प्यारे साथियों, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क है। और ये जो कलेसर नेशनल पार्क है ये यमुनानगर में है। और ध्यान रखिएगा कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? यमुना नदी के किनारे पड़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। हरियाणा में नेशनल पार्क 2 हैं, एक सुल्तानपुर, एक कलेसर। तो हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप बताएंगे दोस्तों कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क है। कलेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर के अंदर है, कलेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में है। और ये कलेसर नेशनल पार्क दोस्तों जो यमुना नदी के किनारे है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है कलेसर नेशनल पार्क। लेकिन ध्यान रखना, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश भी कहां से करती है? हरियाणा में एंट्री कहां से मारती है? कलेसर से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती। कलेसर से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, ये आप ध्यान रखिएगा। कलेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? तो कलेसर से ही प्रवेश करती है। दोस्तों ये कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? ये कलेसर नेशनल पार्क कब बना है? 2003 में बना है, 2003 में। हरियाणा में देवी रक्षक योजना कब शुरू हुई है? 2003 में। चौधरी जो देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, वो कब बनी है? 2003 में। ध्यान रखिएगा। और 2003 में ही हरियाणा में वनस्पति वन योजना चली है और 2003 के अंदर ही कलेसर नेशनल पार्क बना है। कलेसर नेशनल पार्क दोस्तों 2003 में बना था। यह 3 ही चीजों के लिए फेमस है, 3 चीजों के लिए। एक अपने पास में नाम आता है लाल जंगली मुर्गे। अरे लाल जंगली मुर्गे। सेकेंड ऑफ ऑल अपने पास में दोस्तों नाम आता है भौंकने वाले हिरण। लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्षों के लिए बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत शानदार। कलेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में है, जो 2003 में बना था, जो 3 ही चीजों के लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्षों के लिए फेमस है, चीड़ के वृक्षों के लिए। और तारपीन का जो तेल होता है ना दोस्तों, तारपीन का तेल कौन से वृक्षों से प्राप्त किया जाता है? तो आप बता देना, चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का जो तेल होता है ना, वो कौन से वृक्षों से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है, यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी हरियाणा में यहीं से प्रवेश करती है। कलेसर नेशनल पार्क 2003 में बना था, जो लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्षों के लिए फेमस है। और
तारपीन का तेल भी कहां से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, चीड़ के वृक्षों से ही तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट कलेसर नेशनल पार्क का नामकरण किसके कारण हुआ है? नामकरण, ईस्ट कलेसर नेशनल पार्क का नामकरण कैसे हुआ है रे? नामकरण संस्कार होते जैसे आपका भी नामकरण हुआ होगा, तो ऐसे ही कलेसर का नाम कलेसर पड़ा ही कैसे? भाई सुल्तानपुर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो सुल्तानपुर तो एक गांव का नाम था, लेकिन कलेसर का नामकरण कैसे हुआ? तो कलेसर जो नेशनल पार्क है वहां पर पड़ता है एक भाई साहब कालेसर, वहां पर पड़ता है एक कालेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। वहां पर अपने पास में एक मंदिर पड़ता है कालेश्वर महादेव मंदिर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कलेसर नेशनल पार्क का नामकरण कैसे हुआ है? तो यहां पर एक कालेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है और उसी कालेश्वर महादेव मंदिर के कारण ही इसका नाम पड़ा है क्या? तो आप बता देना दोस्तों, कलेसर पड़ा है, कलेसर। लेकिन ये कलेसर नेशनल पार्क जो नेशनल पार्क बनने से पहले अपने पास में क्या हुआ करता था? तो दोस्तों आप बता देना, ये क्या होता था? वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य था। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? तो आप बताएंगे 2000 में बना था। हरियाणा में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब की थी? 2000 में की थी। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 2000 में ही बना था। और कलेसर नेशनल पार्क जिसका नामकरण कालेसर महादेव मंदिर के कारण हुआ है। तो प्यारे साथियों, ये हरियाणा के 2 नेशनल पार्क थे। अब मैं हरियाणा के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनके बारे में जिक्र करूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखना। अरे मजा आ रहा है एकदम पढ़ने में, मजा भाई साहब, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, कसम से बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। और अब की बार ना सबसे जहर तरीके से पढ़ रहे हो, सबसे जहर तरीके सिस्टम हैंग कर देंगे। एचएसएससी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन की खोपड़ी में ही मारेंगे भाई साहब सीधा। तो आप मेरे साथ में अंत तक बने रहें, आप मेरे साथ में अंत तक बने रहें, अंत तक बने रहें। बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए चलिए, अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों जो हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उनका वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका जिक्र करेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उनके बारे में हम देखेंगे। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में फर्क ही क्या होता है, अंतरी क्या होता है, वो मैं आपसे बता चुका हूं। पहले झटके में ही बता दिया था कि इनके अंदर अंतर क्या होता है। लेकिन दोस्तों अब मैं बता दूं आपसे कि हरियाणा के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य, अब स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के अंदर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है अबूशहर। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों, अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना दोस्तों, ये कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना, सिरसा के अंदर पड़ता है, सिरसा में। अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों सिरसा में है। और ये अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में है, जो भाई साहब हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य का जिक्र किया जाए, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा जाए, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तो अबूशहर है रे, अबूशहर। और ये अबूशहर दोस्तों कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा में। इस अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर काला तितर पर्यटन स्थल भी है। काला तितर प्रजनन केंद्र तो पिपली कुरुक्षेत्र में है, तितर प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। और काला तितर ब्लैक फ्रैंकोलिन जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है, वो काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा में स्थित है, अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। और यह अबूशहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सेकंड दोस्तों अपने पास में नाम आता है एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन ये छिलछिला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। और दोस्तों आप बताएंगे कि यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। हमें आपको पता लग गया कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन यह है हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अबूशहर, सबसे छोटा छिलछिला। और छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है?
तो दोस्तों आप बता देना कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये भी अपने आप में फेमस है। और ये भाई छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस लिए फेमस है, तो दोस्तों आप बता देना शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस है, शीतकालीन पक्षियों के लिए, शीतकालीन पक्षियों के लिए। और ये भी शीतकालीन पक्षी मतलब साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। अरे इनमें से कौन सा स्थान, क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा स्थान शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस है, और दोनों ऑप्शन मिले सुल्तानपुर और छिलछिला, तो आप सुल्तानपुर को चुनेंगे। और क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा स्थान या कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस है, तो आप बता देना छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुरुक्षेत्र में है वो शीतकालीन पक्षियों के लिए फेमस। दोनों आए तो सुल्तानपुर, एक आए अलग अलग आए तो आप छिलछिला को चुनेंगे, ध्यान रखना बहुत जबरदस्त तरीके से। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा अपने पास में थर्ड नाम आता है भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों ये कहाँ है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर है। और ये जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर पक्षियों की लगभग 220 प्रजातियां मिलती है। और यह भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह दोस्तों हरियाणा की सबसे सुंदर झील है रे। हरियाणा की सबसे सुंदर झील का जिक्र किया जाए ना तो दोस्तों भिंडावास है। हरियाणा की सबसे सुंदर झील यदि पूछे तो हरियाणा की सबसे सुंदर झील का नाम क्या है, तो आप बता देना भिंडावास हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। जबरदस्त तरीके से ध्यान रखिएगा, भिंडावास हरियाणा की सबसे सुंदर झील का नाम है जहां पर पक्षियों की लगभग 220 प्रजातियां मिलती है। और ये जो भिंडावास है ना इसको भी भाई साहब रामसर साइट में जोड़ा गया है। और भिंडावास को रामसर साइट में कब जोड़ा गया था, 14 अगस्त 2021 में ही जोड़ा गया था। 14 अगस्त 2021 में सुल्तानपुर और भिंडावास को एक साथ रामसर साइट में जोड़ा गया था। बहुत जानदार क्वेश्चन। रामसर साइट में कौन से स्थलों को जोड़ा जाता है, वो वेटलैंड एरिया, वो आर्द्र भूमि जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है उनको हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। तो भिंडावास को भी जोड़ा गया था रामसर साइट में 14 अगस्त 2021 में। हरियाणा का सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, मानव निर्मित आर्द्र भूमि जो रामसर साइट में जोड़ी गई है तो कौन सी है, भिंडावास। इसी के बाद में अपने पास में दोस्तों फोर्थ नाम आता है खप्परवास। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, झज्जर में है। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है दोस्तों, तो आप बता देना झज्जर के अंदर। भिंडावास, खप्परवास और जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर पड़ते हैं, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर पड़ते हैं। एक बार मैं दोस्तों थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, इंक सा थोड़ा सा कम हो गया तो इंक एक बार मैं भर लेता हूँ, इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि इंक डालेंगे तभी बोर्ड के ऊपर अच्छा दिखेगा और तभी मजा आएगा भाई साहब पढ़ने में। एकदम भाई साहब जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ये बैच तो बड़ा शानदार चला हुआ है, बड़ा शानदार। और HSSC CT के पेपर से पहले इस बैच को खत्म कर देंगे और बखेर के रख दोगे सब कुछ आप बखेर के रख दोगे CT के पेपर में। इतना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है वीर शिकारगढ़। अपने पास में जो नाम आता है उसमें नाम आता है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है दोस्तों, पिंजौर में। और पिंजौर जिसका पुराना नाम क्या है, पंचमपुर अथवा विराटनगर जिसका पुराना नाम है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है उसके बाद में खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो आप बताएंगे दोस्तों ये भी पड़ता है पिंजौर के अंदर ही पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है, तो दोस्तों आप बताएंगे हार्ट ऑफ हरियाणा में। हार्ट ऑफ हरियाणा मतलब जींद में। और उसके बाद में दोस्तों नाम आता है अपने पास में सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो कैथल में है। लेकिन कौन कौन से जिले की सीमा के ऊपर स्थित है, तो दोस्तों कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है। आपसे पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बताएंगे कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर है। आपसे पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो सिर्फ आप कैथल बताएंगे। एक जिला
पूछे तो कैथल, दो दो के पेड़ पूछे तो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर। लेकिन ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1988 में बना था दोस्तों, और इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो आप बताएंगे सोनसर जंगल के नाम से, सोनसर जंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कैथल में है, जो 1988 में बना था, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है तो आप बताएंगे सोनसर जंगल के नाम से, सोनसर जंगल के नाम से भी जिसे जाना जाता है। बहुत जबरदस्त तरीके से पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। अरे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में, 1987 के अंदर बना था। तो ये हरियाणा के अंदर थे दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम जो जिक्र करेंगे ना, अब हम जो जिक्र करेंगे वो हम ब्रीडिंग सेंटरों का जिक्र करेंगे, जो प्रजनन केंद्र है उनका जिक्र करेंगे। अब अपने पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें नाम आता है प्रजनन केंद्र, मतलब जो ब्रीडिंग सेंटर है उनका। हरियाणा के प्रमुख जो प्रजनन केंद्र है उनका जिक्र हम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास में फर्स्ट जो नाम आता है वो नाम आता है गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों तो आप बता देना पिंजौर में है, पिंजौर में। और ये कब बना था दोस्तों तो 2006 के अंदर बना था। अब पिंजौर कहाँ है तो पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछ ले, आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ मिलते हैं, तो भाई गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र वहीं पर मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा गिद्ध पंचकुला पिंजौर के अंदर ही मिलते हैं। दोस्तों ये गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस किस के सहयोग से बना था? तो जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के सहयोग से, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के सहयोग से, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से, और थर्ड अपने पास में नाम आता है रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से बना था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो पिंजौर पंचकुला में पड़ता है ये किस किस के सहयोग से बना था? तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के सहयोग से, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से, और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद सेकंड दोस्तों अपने पास में नाम आता है कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल बिल्डिंग सेंटर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना पिंजौर के अंदर है, पिंजौर के अंदर रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में। उसके बाद में थर्ड अपने पास में नाम आता है दोस्तों फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर, मोरनी हिल्स पिंजौर पंचकुला के अंदर। फोर्थ अपने पास में नाम आता है दोस्तों फीजेंट व मोनाल हो गया। उसके बाद में चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र। उसके बाद में अपने पास में चिड़िया प्रजनन केंद्र के बाद में नाम आता है तितर प्रजनन केंद्र, तितर। चिड़िया व तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ते हैं? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स के ऊपर ही पड़ते हैं। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में, चिड़िया प्रजनन केंद्र व तितर प्रजनन केंद्र अपने पास में दोस्तों कहां पर पड़ते हैं? मोरनी हिल्स के ऊपर पड़ते हैं। मोरनी हिल्स जो पिंजौर पंचकुला के अंदर है वहां पर ये दोस्तों अपने पास में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में नाम आता है, भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये हरियाणा में दो जगह के ऊपर है, सॉरी एक जगह के ऊपर है जिसमें नाम आता है झाबुआ। और झाबुआ कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना रेवाड़ी के अंदर।
मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र तो झाबुआ में, झाबुआ जो बावल विधानसभा क्षेत्र में है, जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। लेकिन यहीं पर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में 2 जगह के ऊपर है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है 2 जगह के ऊपर? तो आप बता देना दोस्तों, कैरू भिवानी के अंदर, कैरू भिवानी के अंदर और पीपली कुरुक्षेत्र में, 2 जगह के ऊपर पड़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछे तो मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र तो पड़ता है झाबुआ बावल रेवाड़ी में। लेकिन यहीं पर सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी में और पीपली कुरुक्षेत्र में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है मगरमच्छ। मगरमच्छ है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? मगरमच्छ जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का जिक्र करें तो अपने पास में एक स्थान पड़ता है भोर सैदान। भोर सैदान, और ये भोर सैदान जो स्थान पड़ता है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो भोर सैदान में पड़ता है, भोर सैदान। और भोर सैदान कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। भोर सैदान कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर का जिक्र कर लेते हैं भाई। हरियाणा के अंदर चिड़ियाघर का जिक्र करें तो एक चिड़ियाघर तो है अपने पास में भिवानी में, एक चिड़ियाघर है अपने पास में दोस्तों कुरुक्षेत्र में, और एक चिड़ियाघर है अपने पास में रोहतक में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये 3 चिड़ियाघर है। हरियाणा में चिड़ियाघर का जिक्र किया जाए तो हरियाणा में विशेष रूप से दोस्तों 3 चिड़ियाघर है। 3 चिड़ियाघर है, जिसमें भिवानी वाला चिड़ियाघर बना था 1982 और 83 में बना था। कुरुक्षेत्र का भी चिड़ियाघर 1982 और 83 में बना था, और रोहतक का चिड़ियाघर 1985 और 86 में बना था। ध्यान रखिएगा, हरियाणा में विशेष रूप से दोस्तों 3 चिड़ियाघर हैं, एक भिवानी में, एक कुरुक्षेत्र में, एक रोहतक में। रोहतक चिड़ियाघर 1985-86 में बना था, कुरुक्षेत्र चिड़ियाघर 1982-83 में बना था, और भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी वाला जो चिड़ियाघर है वो भी कब बना था? तो दोस्तों आप बता देना 1982 और 83 में ही बना था। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों हिरण उद्यान। हिरण उद्यान, हिरण उद्यानों का जिक्र करें तो हरियाणा में 2 हिरण उद्यान हैं, एक हिसार में है और एक दोस्तों हिरण उद्यान महम में पड़ता है, महम रोहतक में। हरियाणा में 2 हिरण उद्यान हैं, एक हिसार में, एक महम। और महम कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना रोहतक में, महम रोहतक में। हिसार वाला जो हिरण उद्यान है ना, ये कब बना था? 1970 में। 1970 में हिसार हिरण उद्यान 1970 में बना था। सभी गांव में बिजली भी 1970 में पहुंची थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो हिसार में है वो भी 1970 में बनी थी। तो हिसार के अंदर जो हिरण उद्यान है वो 1970 में बना था, और महम के अंदर जो हिरण उद्यान है वो 1985-86 में ही बना था। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के अंदर प्यारे प्यारे बच्चों 2 हिरण उद्यान हैं, एक हिसार में जो 1970 में बना था, एक महम रोहतक में है जो 1985 और 86 में बना था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद भाई बहुत ही शानदार पॉइंट आता है अपने पास में, बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, बहुत ही जबरदस्त। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना। अरे मजा आ रहा है एकदम, बिना किसी बकवासबाजी की पढ़ाई होती है यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना, कास क्लासेस पर सबको है आस, नाम है जिसका चंद्रहास। ठीक है, कास क्लासेस पर सबको है आस और नाम है जिसका चंद्रहास। ध्यान रखें ये चीजें। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों हाथी अनुसंधान। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र, ये हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र, हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों यमुनानगर में। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो यमुनानगर में। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? यमुनानगर में। हाथी अनुसंधान, और यमुनानगर में कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो यमुनानगर में एक वन पड़ता है जिसका नाम है बनसंतोर वन, और इस बनसंतोर वन के अंदर हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र पड़ता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या भी देखी जाए ना तो दोस्तों हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी भी यमुनानगर में ही हैं। और कितने हाथी हैं? 4। कुरुक्षेत्र में 1 हाथी, और जिलों में हाथी है ही ना।
तो हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र हरियाणा में कहाँ है? यमुनानगर में। और ये जो यमुनानगर में कहां पर स्थित है? तो बनसंतोर वन में। अब मैं आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो हमारे साथ में जुड़े और नए तरीके से पढ़ाई की शुरुआत करें, नए तरीके से बैचेज को ज्वाइन करें। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना। अरे बहुत ही जबरदस्त तरीके से HSSC का नया बैच मैं आपके सामने लेके आया हूं, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेकर। बड़ा जोश, उत्साह और आपके अंदर उत्सव का माहौल होना चाहिए HSSC के एग्जाम को लेकर। तो आज दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत जल्द मिलेंगे।